हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आप इस चैनल का कंप्लीट बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सप्लोर करना होगा। आप जैसे इस चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आ जाएंगी। मैंने यहाँ 10th, 11th, 12th क्लास के लिए फ़िज़िक्स लेक्चर और साथ ही बीएससी बीटेक के लिए भी फ़िज़िक्स लेक्चर एंड फ्री पीडीएफ नोट्स विद एक्सपेरिमेंट्स यहाँ मैंने अपलोड किए हुए हैं। हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो अभी हम फिज़िक्स में हिंदी मीडियम में क्लास 12th के अंदर चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, जिसका नाम है गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग, जिसमें हमने अभी तक 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था गाउस का नियम और उसकी उत्पत्ति और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो हम आज उन महत्वपूर्ण बिंदु को आगे फिर से रिवाइज़ करते हैं और हम आगे चलते हैं। तो आज की क्लास में हम पहले तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम और देखेंगे, इनको रिवाइज करते हुए फिर हम आगे देखेंगे गाउस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति, और हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने देख लिया था, पहला बिंदु ये था, पहला पॉइंट ये था कि जो कुल आवेश है, जो फाई होता है, फ्लक्स होता है, वो कुल आवेश तथा 1/ε0 गुणा के बराबर होता है। यहाँ पर जो Q होता है वो कुल आवेश होता है। आपने पिछली क्लास में ही देख लिया था। ओके, आगे पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। मैं कहाँ आऊँ, मैं यहाँ आ जाता हूँ, बीच में पॉइंट्स में आना नहीं चाहिए मैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है, यदि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश ऋणात्मक होता है तो फ्लक्स भी ऋणात्मक होता है। ये बात आपने देख ली थी। यदि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश धनात्मक होता है तो फ्लक्स भी धनात्मक होता है। और यदि बंद पृष्ठ के अंदर द्विध्रुव आ जाए, तो द्विध्रुव आता है तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, 0, और कुल फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमने देख लिए थे। एक पॉइंट हमने ये देखा था, विद्युत फ्लक्स केवल आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है। गाउसियन पृष्ठ क्या होता है, जो आवेश को परिबद्ध करता है, ढक कर रखता है। तो गाउसियन पृष्ठ के आकृति व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। विद्युत फ्लक्स केवल किस पर निर्भर करता है, आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है, गाउसियन पृष्ठ की आकृति व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो आप इन एग्जाम्पल में आपने देखा था कि ए और बी में ए का आप देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा है, लेकिन दोनों के अंदर आवेश प्लस क्यू है, तो दोनों का फ्लक्स बराबर होगा, क्योंकि फ्लक्स केवल किस पर निर्भर करता है, आवेश पर निर्भर करता है, गाउसियन पृष्ठ की आकृति व आकार पर निर्भर नहीं करता है। अगले पॉइंट में आपने देखा, अगला डायग्राम जो आप देख रहे हैं ए और बी में, तो उसमें देख रहे हैं आप प्लस क्यू और प्लस 2q है। तो जहाँ प्लस 2q है, आवेश ज़्यादा तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, तो फाई बी इज़ ग्रेटर देन फाई ए। इतना क्लियर हुआ आपको? ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था, यदि कोई आवेश गाउसियन पृष्ठ के बाहर स्थित हो, आवेश गाउसियन पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, अगर बाहर है तो भी फ्लक्स कितना रहेगा, 0 रहेगा। उसके बाद देखा था, यदि कोई अनावेशित चालक एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, तो हमने देखा था जो कोई आवेशित चालक होता है, कोई भी चालक होता है, अगर वो विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही हैं उतनी ही गुजर रही हैं, या आप समझिए तब भी अंदर तो आवेश नहीं है कोई, अभी भी इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। फिर से देखिए, यह आवेशित चालक है और चालक के अंदर आवेश नहीं है, अनावेशित चालक है, आवेश नहीं है। आवेश नहीं तो फ्लक्स नहीं, क्योंकि फ्लक्स किस पर निर्भर करता है, केवल आवेश पर निर्भर करता है। ये पॉइंट आप लेके चलना, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना कि फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर पृष्ठ के गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश नहीं है तो भी फ्लक्स 0, ठीक है, और आवेश अगर बाहर स्थित है तो भी फ्लक्स 0। तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, अगला पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आवेश नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आवेश को सममित वस्तु के केंद्र पर रख दिया जाए तो आधे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, सममित वस्तु के केंद्र। अब बात आती है सममित वस्तु क्या होता है, सममित वस्तु क्या होती है। तो इसके लिए मुझे आपको फिर से रफ वर्क में ले जाना होगा, अच्छी तरह से समझना, ठीक है। जैसे ये एक गोला है, वैसे आप गोला ऐसे समझते हो, ये ठीक है। अब मैं आपको ये बनाऊंगा, ये वृत्त नहीं है बेटा, इसके अंदर ये पूरा गोला है। अब तो पता लग रहा है गोला है, ऐसे लग रहा है गोल है पूरा। ओके, अब अगर आप यहाँ एक आवेश रखते हैं, कितना, यह क्या रखते हैं, यहाँ पर एक आवेश रखते हैं, तो हम बात कर रहे थे कि सममित पृष्ठ को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। इसके अंदर आवेश है Q, ठीक है,
तो हम इसे दो भागों में विभाजित करते हैं। ये देखिए ऐसे। जब हम दो भागों में विभाजित करते हैं तो उसके दो पृष्ठ बन जाते हैं। तो ऊपर वाला पृष्ठ ऐसा बन जाएगा दो भागों में विभाजित करने पर, ऐसे। ये देखो, ये बन गया हमारा ऊपर वाला पृष्ठ इसका, ठीक है, आधा पृष्ठ, आधा भाग, वृत्ताकार पृष्ठ का, गोलाकार पृष्ठ का आधा भाग, और वृत्ताकार पृष्ठ का जो दूसरा भाग है वो बन जाएगा हमारे पास ऐसे। ये देखो यूं है। तो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे कि ये दो भाग बन गए। ये भाग आपको दिख रहा है एक भाग, एक पहला आधा भाग, और ये दिख रहा है आपको गोलाकार सममित पृष्ठ का ऊपरी आधा भाग, गोलाकार सममित पृष्ठ का निचला आधा भाग। और अब आप एक गोलाकार जो पृष्ठ है, आधे पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स को अगर आप देखेंगे तो वो फ्लक्स भी हो जाएगा हमारे पास आधा। वो कितना रह जाएगा हमारे पास, पहले कितना था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। तो जो इसको हम देते हैं प्रथम पृष्ठ, प्रथम अर्ध पृष्ठ, और ये हमारे पास देते हैं अर्ध पृष्ठ हो गया। तो प्रथम अर्ध पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स भी हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने क्या कर दिया, दो का डिवाइड कर दिया, क्योंकि ऊपर वाला जो फ्लक्स हो गया वो भी हाफ हो गया, और सेकंड पार्ट से निकलने वाला या सेकंड सरफेस से निकलने वाला भी अगर आप फ्लक्स हो गया वो भी कितना हो गया, आधा हो गया। अगर आप इनको ऐड करोगे तो ये फिर से कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सममित पृष्ठ से ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, ये बात आपको समझ में आई। अच्छी तरह से देख लीजिए क्या किया था। एक गोलाकार पृष्ठ था, इसके केंद्र में एक आवेश था, हमने इस गोलाकार पृष्ठ को दो भागों में विभाजित कर दिया, तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स था वो भी दो भागों में विभाजित हो गया है। इतनी बात क्लियर हुई? ओके। तो ये पॉइंट फिर से आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए। देख लीजिए, यदि आवेश को सममित वस्तु के केंद्र पर रख दिया जाए तो आधे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स संपूर्ण, तो कितना होगा, आधे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आपने देखा 5/2। तो फाई की वैल्यू कितनी है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और अपॉन में 2 है तो 2, तो कितना हो जाएगा 5/2। ये क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? ओके। नेक्स्ट, यदि आवेश को किसी घन के पृष्ठ पर रख दिया जाए, या घन के पृष्ठ नहीं, यहाँ पर लिखिए घन के केंद्र पर रख दिया जाए। यदि आवेश को किसी घन के केंद्र पर रख दिया जाए, अब घन भी क्या है, एक घन भी एक सममित पृष्ठ है, सममित पृष्ठ है। देखिए घन भी क्या है, एक सममित वस्तु है। ओके। और ये जो गोलाकार जो आपको मैंने बनाया था पृष्ठ, ये भी एक सममित वस्तु थी। तो घन कैसे बनाते हैं, ये बन गया आपका घन। ये घन है, ठीक है। इसके केंद्र पर एक आवेश रखा हुआ है, और इससे भी चारों तरफ से या हर दिशा से क्या निकल रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। ओके। तो अब अगर हम देखें इस आवेश के कारण जो इसके घन के केंद्र पर रखा हुआ है, कुल फ्लक्स केंद्र, या हम बोलेंगे घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, तो घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो घन से गुजरने वाला पहला पॉइंट हो गया, कुल फ्लक्स कितना हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब घन की प्रत्येक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, घन के प्रत्येक फलक, यहाँ पे लिख दूंगा मैं फलक, घन की प्रत्येक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स। अब घन के कितने फलक होते हैं, फलक मतलब फेसेस, फेसेस मतलब मैं आपको बताता हूँ अच्छी तरह, देखते रहिए। ये एक फलक हो गया, ये देखो ये वाला पहला फलक हो गया, ये दूसरा फलक हो गया, ये वाला तीसरा फलक हो गया, ये चौथा फलक हो गया, और ये आगे जो दिख रहा है ये वाला आगे पांचवा, और पीछे जो दिख रहा है वो छठा। तो घन के 1 2 फलक, 2 4, और ये 2 5, 5 और 6, तो ये आपके कितने फलक होते हैं, किसी घन के 6 फलक होते हैं। तो अब ये जो फ्लक्स है, अगर एक फलक से आपको फ्लक्स देखना है तो कितने फलक हैं घन के अंदर, 6 फलक हैं। तो एक फलक से कितना गुजरेगा, छठा भाग गुजरेगा। तो एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स 5/6। समझ में आया भाई? घन के अंदर 6 फलक हैं, कुल फ्लक्स कितना गुजर रहा है घन से, 5। तो एक फलक से कितना निकलेगा, 5/6, क्योंकि 6 फलक में जो 5 है वो डिवाइड हो जाएगा।
तो इसमें से 5/6, ऊपर 5/6, नीचे 5/6, इधर 5/6, इधर 5/6, इधर 5/6। तो ये तो प्रत्येक फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? 5/6। अगर हमसे कहें कि दो फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, दो फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स, तो 5/6 प्लस 5/6 कर दो, 3 से 3 बार जोड़ दो इसको। क्लियर हुई इतनी बात? ओके। तो अब इतनी बातों को एक बार यहां पर फिर से देखिए नोट्स में। देखो, अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखो, प्रत्येक फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो गया? 6 फ्लक्स होते हैं, 6 फलक होते हैं, 6 का भाग दे दो, तो 5 की वैल्यू पुट कर दो, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया? 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, इसमें ध्यान से देखना इसको, ठीक है? कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछते रहना। आगे देखो, प्रत्येक किनारे से गुजरने वाला फ्लक्स। अब आपको देखने हैं कि किसी घन के कितने किनारे होते हैं। तो यहाँ पर देखो, 1 किनारा, 2 किनारे, 3 किनारा, 4 किनारा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने किनारे हो गए? 12 किनारे। तो कुल फ्लक्स कितना निकल रहा है? 5। किनारे कितने? 12। एक किनारे से कितना निकलेगा? 5/12। 5/12 कितने हैं? 12 हैं, तो 12 में विभाजित हो जाएगा। समझ गए? एक पूड़ी है और खाने वाले 4 हैं, तो पूड़ी कितने में विभाजित हो जाएगी? 4 जनों में विभाजित हो जाएगी। वैसे ही 12 किनारे हैं, तो कुल फ्लक्स कितने भागों में विभाजित हो जाएगा? 12 भागों में विभाजित हो जाएगा। तो 5 की वैल्यू कितनी है? Q/ε0। तो 5, प्रत्येक किनारे से गुजरने वाला फ्लक्स कितना आ गया? Q/12ε0। अब बात आती है प्रत्येक कोने से गुजरने वाला फ्लक्स। तो देख लीजिए कितने कोने हैं। कोने, ये कोने होते हैं, 1 कोना, 2 कोना, 3, 4, ये पीछे 5, 6, 7, 8। कितने कोने हो गए? 8। तो एक प्रत्येक कोने से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो गया आपके पास? 5/8। तो कितना आ गया? Q/8ε0। ओके, अब बात करते हैं गाउस के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। पिछली बार हमने क्या था? कूलाम के नियम को हम लेके चले थे और हमने गाउस के नियम को प्रूव कर दिया था। गाउस का नियम क्या होता है? फाई बराबर Q/ε0। हमने ये प्रूव किया। आज हमें करना है, ये कह रहा है कि गाउस का नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। मतलब ये कह रहा है कि गाउस का नियम आप लेके चलो, गाउस के नियम से मतलब गाउस का नियम आप लेके चलो, और लेके कौन सा आपको आना है? प्रूव किसको करना है? कूलाम के नियम को। गाउस का नियम लेके चलना है, कूलाम के नियम को लेकर आना है। पिछली बार क्या किया था? हमने गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करी थी। तो इस बार हमें पता है कि गाउस का नियम क्या है, वो लेके चलना है और कूलाम का नियम हमें फाइंड करना है। क्लियर होगी बात आपको? तो वही हमारा जो डायग्राम होता है वो आपको याद रखना है। एक आवेश है जिसका मान है Q, हमने इसको एक काल्पनिक पृष्ठ द्वारा ढक दिया है, तो इस पृष्ठ को हम बोलते हैं गाउसियन पृष्ठ। क्या बोलते हैं इस पृष्ठ को हम? गाउसियन पृष्ठ। तो गाउसियन पृष्ठ पर हमने एक छोटा सा भाग लिया है, ये देखिए, ये छोटा सा भाग को हम बोलेंगे क्षेत्रफल अल्पांश, और क्षेत्रफल अल्पांश के परपेंडिकुलर ये हो जाएगा क्षेत्रफल अल्पांश सदिश, ये हो जाएगा ds वेक्टर। और यहाँ से इस छोटे से क्षेत्रफल से जो विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है उसकी दिशा भी इधर ही है। छोटे से क्षेत्र से जो विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है वो भी इसी दिशा में है। तो क्षेत्रफल अल्पांश ds वेक्टर और विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के मध्य कितना कोण बन गया है? 0 डिग्री एंगल बन गया है दोनों के बीच में। तो क्या आपको इतना अभी तक समझ में आया? ओके, आगे देखें। तो एक बार हम देख लेते हैं इसके अंदर कि डायग्राम की क्या बातें कह रहा है। कि माना एक आवेश Q O बिंदु पर रखा है, ये देखिए O बिंदु पर रखा है, और उससे R, ये R है, उससे R दूरी पर, या R दूरी पर स्थित किसी आवेश Q0 पर, यहाँ पर एक आवेश Q0 रखा हुआ है, ठीक है, पर बल की गणना करनी है। ठीक है, तो मैं फिर से समझाता हूँ आपको, फटाफट देखो, 1 मिनट। तो एक आवेश है Q, इससे R दूरी पर एक दूसरा आवेश है Q0। हमें इस Q के कारण इस Q0 पे बल निकालना है। हमें बल का सूत्र पता है, F/Q/0/r², ये तो सीधा ही पता है। लेकिन हमें ऐसे सीधा नहीं निकालना है, इस बार हमें गाउस के नियम को लेके चल के ऐसे निकालना है। इन दोनों के बीच में बल कितना लगेगा? K/Q/0/r², ये बात हमें सीधी पता है।
लेकिन हमें इस बात को गाउस के नियम को लेकर चलना है, फिर हमें ज्ञात करना है। ये बात क्लियर हुई आपको? ओके, तो अब क्या करना है, सबसे पहले इसके कारण हम एक गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे। यहां से ऐसे ये गाउसियन पृष्ठ बनाया, समझ में आया? इसके कारण, अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं सभी दिशा में जाएंगी, इधर जाएगी विद्युत क्षेत्र रेखा, इधर भी होगी विद्युत क्षेत्र रेखा, इधर भी होगी। लेकिन हम एक छोटा सा यहाँ पर कहीं एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं। ये अल्पांश ले लिया तो इसका अल्पांश सदिश जो होगा ds वेक्टर, उसकी दिशा इधर होगी और इस दिशा में देखो E वेक्टर भी इसी दिशा में जा रहा है, तो E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो इतना आप समझ में आ गया आपको? ओके, आगे देखिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाउस के नियम से। गाउस का नियम क्या होता है? फाई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सबको पता है। अब फाई की जगह वैल्यू क्या पुट कर लेंगे? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। आपको पता है फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू कितना है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर कितना होता है? ई डी एस कॉस थीटा। कितना होता है? ई डी एस कॉस थीटा। और ई और डी एस के मध्य कोण कितना है? 0 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देना 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1। तो ये हो जाएगा ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्लियर हो आपको? ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये ई विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के कारण नियत होता है। कैसे? जैसे ये आवेश है, इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र ये होगा, इस बिंदु पे भी वही विद्युत क्षेत्र होगा, इस बिंदु पे भी वही विद्युत क्षेत्र होगा। क्यों? यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी r है। तो इस बिंदु पर किसी भी बिंदु पर आप लेंगे, जो काल्पनिक पृष्ठ है उसके किसी भी बिंदु पर आप देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र नियत होगा। और जो नियत होता है उसे हम समाकलन से बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है और ये अंदर बच गया हमारे पास ds। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, अब जो ds है वो आप चित्र में देखिए, वो एक गोले का छोटा सा पृष्ठ है। गोले का छोटा सा पृष्ठ है ds। अगर हम गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे तो हमें, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? ds का क्या कर रहे हैं? हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये देखिए ds का इंटीग्रेशन, अगर हम ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा। और गोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, याद रखो गाउस के नियम में भी हमने यूज़ किया था इसको। 4 पाई आर स्क्वायर वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे ds की 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास e की वैल्यू आ जाएगी q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई में कौन है हमारे पास? एप्सिलॉन नॉट। अब सुनो q, अब बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? k होता है। और अपॉन में कितना आ गया? आर स्क्वायर। अरे ये 4 पाई और ये एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिख सकता हूँ? k लिख सकता हूँ। तो ये हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इतना समझ में आया बेटा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब आगे देखो, अब इस पर आपको पता है ये एक क्यू नॉट यहाँ रखा हुआ है, ये यहाँ पर कैपिटल क्यू है। तो ये वाला कौन सा आवेश? स्रोत आवेश। और ये वाला कौन सा आवेश? परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है उसका सूत्र क्या होता है? परीक्षण आवेश पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगती है उसका सूत्र क्या होता है? F अपॉन में क्यू नॉट। याद है क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र? तो यहाँ से परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा है F, वो कितना आ जाएगा? क्यू नॉट E। इतना समझ में आया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र याद है ना बेटा? E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। तो इस पर जो बल लग रहा है वो कितना हो जाएगा? क्यू नॉट इंटू ई, क्योंकि E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। तो F की वैल्यू निकालो, क्यू नॉट इंटू ई। ओके, ये बात फिर से हम देखते हैं। देखिए ओके, ये देखो बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से, एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास आ गई है के क्यू अपन आर स्क्वायर। ये बात क्लियर हुई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू अपन आर स्क्वायर अपना आ गई है अभी डेरिवेशन से। और एक आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। तो ये भी ई के बराबर, ये भी ई के बराबर, दोनों को आपस में बराबर कर दो। तो एफ अपॉन क्यू नॉट बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से एफ निकल जाएगा के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया, आंसर आ गया। क्लियर हुआ? इतने बाद आपको एक मिनट एक गलती यहाँ पर कर दी है कि यहाँ पर
ये स्मॉल क्यू लिया है इन्होंने, जबकि आप देखिए चित्र के अंदर देखो आप, यहाँ पर कैपिटल क्यू है। चित्र के अंदर कौन सा है क्यू है, कैपिटल क्यू है, जबकि आप देखो यहाँ पर कौन सा क्यू ले लिया, स्मॉल क्यू। गलत है ये तो। गाउस के नियम से क्या है, जो पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश होता है वही लेना होता है। तो यहाँ पे भी आप कैपिटल क्यू करो, या आप ऐसा करो चित्र के अंदर इसको स्मॉल क्यू ले लो, तो सारा स्मॉल क्यू फिर सही हो जाएगा। तो बट डायग्राम के अंदर आप स्मॉल क्यू कर लेना, ठीक है। बाकी सब सेम है, बाकी कुछ गलत नहीं है। क्लियर हो गया ना, क्योंकि बस कैपिटल क्यू आप, इसलिए मैंने बता दिया ताकि आपको बाद में कभी कन्फ्यूजिंग नहीं हो जाए कि आप कहेंगे सर अल्ले ये तो डायग्राम है तो कैपिटल क्यू, यहाँ पे स्मॉल क्यू, तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया है कूलाम बल F = K/Q/r²। क्लियर हो आपको ये? ठीक है, तो आज की क्लास में केवल इतना ही। न्यूमेरिकल वगैरह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।